हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मिड टर्म एग्जाम क्लास 10th सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइम रहेगा आपका 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 80। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आप सब बच्चों को पता ही है, बिल्कुल सेम वही होता है जो हमारा CBSE का पैटर्न होता है। तो इसमें आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, 9th में भी आप पेपर दे चुके हो तो वही पैटर्न रहता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड क दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो जो है कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, वो था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। उसके बाद गलत जोड़े की पहचान करनी है। तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, संघ सूची सिंचाई। ठीक है, तो इसमें देखिए संघ सूची जो है सिंचाई का नहीं है, राज्य सूची देखती है। और संघ सूची प्रतिरक्षा डिफेंस का जितना होता है, जितने विदेशी मामले हैं, बैंकिंग जो है वो सेंटर के अंडर है। तो ये आपका संघ सूची आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जाल वेराइन के संदर्भ में नहीं है। तो इसके अंदर आप संदर्भ में सही है। ठीक है, तो इसमें तीनों ही जो है सही हैं। यह एक शुल्क संघ था। इसमें इसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इसकी स्थापना 1834 में प्रसा की पहल पर की गई। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो इसमें आ जाएगा आपका स्वीडन। उसके बाद सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम में आप बेटे यहाँ से देख लीजिए। हमारे बहुत सारे बच्चे मोस्टली जो है DOE में वो हिंदी मीडियम में ही SST होती है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ से इसको देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, सवेतन छुट्टी। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय श्रीलंका में बहुसंख्यक है। तो कौन सा समुदाय है, सिंगली समुदाय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से शरीर द्रव्यमान सूचकांक ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई से भाग देकर। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। तो इसमें आ जाएगा सी, मरुस्थलीय मृदा। जेम्स वॉट ने डैश द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और 1781 में नए इंजन का पेटेंट करा लिया। ठीक है, जेम्स वॉट ने किसके द्वारा बनाए गए, न्यू कॉमन के द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लेंगे। 5th का बी रहेगा, पेड लीव। 6th का जो है ए रहेगा, 7th का बी रहेगा। उसके बाद 8th का आपका सी रहेगा एंड 9th का आपका बी रहेगा, न्यू कॉमन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रमेश के राज्य में ज़्यादातर भाग में काली मृदा पाई गई जाती है। बताइए, रमेश निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का संभवतः निवासी होगा। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें 1917 में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है। तो वो सेठ हुकमचंद को जाता है। सही मिलान करना है इसमें। तो सही मिलान में देखिए, तृतीयक क्षेत्र मत्स्य पालन नहीं होता, मत्स्य पालन प्राथमिक में आता है। विनिर्माण जो है ये भी तृतीयक में नहीं होगा। कृषि तो बिल्कुल प्राथमिक में आता है। तृतीय क्षेत्रक जो है वो क्या हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर की आरंभ किस वर्ष किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो UNDP किसके द्वारा, UNDP के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 11th का आंसर सेठ हुकमचंद। 12th का आंसर टर्शरी सेक्टर मेडिसिन। 13th का आंसर है, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड, 1973। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNDP। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटती की सही क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन का भारत आना, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ, उसके बाद हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है। तो साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है, इसमें पोलैंड में पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बन गई। तो बिल्कुल ठीक है। और भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दोनों ठीक है और ये सही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इंग्लिश मीडियम का है। तो देखिए, इसका आंसर आपका बी रहेगा। 16th का आंसर आपका सी रहेगा, लिटरेसी रेट। 17th का आंसर आपका ए रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे।
नीचे दिए गए कथनों में अभिकथन और कारण को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें अभिकथन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो क्यों धर्मनिरपेक्ष राज्य है? क्योंकि भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया है। तो बच्चों, जब भी आप अभिकथन का कारण देखो उसमें क्यों, किंतु, परंतु ये सब लगा के देखिए। अगर आपको आंसर मिलता है और सही आंसर मिलता है तो आंसर ए होता है। सही आंसर नहीं मिलता लेकिन कथन सत्य होता है तो आंसर बी होता है। ठीक है, बाकी तो आप इजीली कर ही लेते हो। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कथन में अभिकथन और कारण दिया गया है। तो जैव विविधता के संदर्भ में भारत काफ़ी समृद्ध देश है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारी विविधता पाई जाती है भारत में। भारत में वन्य जीवों का शिकार जो है वो प्रतिबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है। वन्य जीवों का शिकार जो है वो लोग करते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। असर्सन जो है इसमें ठीक है, रीज़न गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए दो कथन में वही अभिकथन कारण बताना है। तो भारत एक विकसित देश है। ठीक है, भारत विकसित देश कहाँ है? विकासशील देश है। तो ये तो गलत हो गया। अब ए गलत हो गया, आर सही हो गया, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। कई बार हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ए कथन गलत है परंतु कारण आर सही है। खंड ख में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो देखिए इनको हम ध्यान से करेंगे। गठबंधन सरकारों ने सत्ता में साझेदारी एवं राज्य सरकारों की स्वायत्तता की नई संस्कृति को जन्म दिया है। कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। तो गठबंधन सरकारें जो है उन्होंने सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता की नई संस्कृति को जन्म दिया है। अगला भी देख लेते हैं, संघवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन हम करेंगे। तो देखिए इसमें 21 का फर्स्ट का आंसर रहेगा आपका, केंद्रीय सरकार में क्षेत्रीय दलों की जो है क्या बढ़ी है? केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी बढ़ी है। यानी जो छोटे छोटे ग्रुप हैं वो भी अब कभी निर्दलीय उठ जाते हैं या छोटी पार्टी से होते हैं, तो वो भी केंद्रीय सरकार का हिस्सा बनते हैं। राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना अब मुश्किल हो गया है। यानी मिलीजुली सरकार में क्या है कि अब मनमाने ढंग से उनको भंग नहीं कर सकते जब तक कि सभी का फैसला जो है नहीं उसके ऊपर आ जाता। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको संघवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करना है। तो दो या अधिक स्तरों की सरकार होती है। सभी सरकारों का संघवाद में अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। अधिकारों का स्पष्ट वर्णन किया गया है संविधान में, और न्यायपालिका जो है निर्णायक की भूमिका में होती है। तो ये हो जाएंगे संघवाद की विशेषताएं। अगला प्रश्न दिया गया है, नारीवाद को परिभाषित कीजिए। हम इसको इंग्लिश मीडियम में और देख लेते हैं 21वें क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, कोलिशन गवर्नमेंट हैज़ गिवन न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, गिव आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, एनी टू फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो आसान क्वेश्चन है बेटा, आप जो मैंने हिंदी में समझाया आप उसको बस उसी तरह से सेम इंग्लिश में कर लीजिए। ठीक है, डिफाइन फेमिनिस्ट। ठीक है, फेमिनिस्ट बताना है। नारीवाद क्या है? तो नारीवाद क्या है? औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष। ठीक है, और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के पक्षधर। तो वो क्या है? वो नारीवाद कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में एजेंडा 21 का महत्व आपको बताना है। ठीक है, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजेंडा 21 विद रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एजेंडा 21 क्या है कि पर्यावरण को कि हमें विकास तो करना है, हमें अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, लेकिन उस डेवलपमेंट का जो आधार है वो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे, वन्य जीवों को नुकसान पहुँचे। तो वन्य जीवन को बिना नुकसान पहुँचाए अपना विकास करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास में आता है। ठीक है, तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए भविष्य की आवश्यकता का स्थान रखते हुए विकास करना। एजेंडा 21 सतत पोषणीय विकास की एक ये सूची है। विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना जो है इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। यानी जो कंट्री के अलग अलग लोग हैं, देश के विकास के लिए विभिन्न लोगों की धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसमें क्या आ जाएगा कि देखिए हर एक व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो क्या हो सकती हैं? वो अलग अलग होती हैं। आकांक्षाएं और इच्छाओं का जो क्या हो सकता है? परस्पर विरोध जो है वो संभव हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए विकास दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। यानी एक व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है जो उसके लिए विकास जो उसके लिए उसके मायनों में विकास है, डेवलपमेंट है, लेकिन उसके लिए किया गया विकास दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही जाती है, जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ी थी।
उसके बाद खंड ग में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जर्मनी के एकीकरण में ओटो वॉन बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यूनिफिकेशन था जर्मनी का, उसमें ओटो वॉन बिस्मार्क की क्या रोल रहा था, क्या भूमिका रही थी। तो जो बिस्मार्क थे वो प्रशा के प्रमुख मंत्री थे, जर्मनी के एकीकरण के जो है वो क्या थे, जनक थे, और प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से एकीकरण में महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई थी। और काइजर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का सम्राट बनाने में भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। काफ़ी PYQs में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गैस्पे मैज़ीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली के एकीकरण में जिसेपे मैतिसिनी की भूमिका जो है क्या थी। तो जो जिसेपे थे मैतिसिनी वो इटली के प्रमुख जो है महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे। ठीक है, एक रेवोल्यूशनरी थे। कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन की उन्होंने जो है क्या की थी, उनके सदस्य वो थे कार्बोनरी। यंग इटली और यंग यूरोप का गठन हुआ था। इटली के एकीकरण के प्रबल समर्थक थे और राजतंत्र के विरोध और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों का वो समर्थन करते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, बेल्जियम द्वारा उठाए गए उन कदमों का वर्णन कीजिए जिन्होंने वहां गृह युद्ध की संभावना को टाल दिया। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय बेल्जियम दैट स्टॉप्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ सिविल वॉर देयर। तो इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाए थे। केंद्र सरकार जो बनी उसमें फ्रेंच भाषी और डच भाषी उनके मंत्रियों की संख्या समान कर दी ताकि किसी तरह का कोई मतभेद ना रहे। राज्य सरकारों को स्वायत्तता दे दी गई कि राज्य सरकार जहाँ पे जिस तरह की जनसंख्या है, डच ज़्यादा है या फ्रेंच ज़्यादा है, उसी के अनुसार वो निर्णय ले सकते हैं। राजधानी ब्रसल्स में अलग अलग सरकारें थी। संस्कृति, शिक्षा, भाषा आदि मसलों के लिए सामुदायिक सरकार जो है वो बना दी गई। तो इस तरह के निर्णय लिए गए थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, सजेस्ट सम वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। बहुत आसान है कि पानी जो है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल संरक्षण के कुछ उपाय बताइए। तो आप अपने आप से बहुत अच्छे से लिख सकते हो, आप साइंस में भी पढ़ते हो। जल संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं, वर्षा के जल को इकट्ठा करके, पानी को वेस्ट ना करके, पेड़ लगा के, इस तरह से जो है आप सबको ये लिख देने हैं। क्वेश्चन 28 है, भारत में वनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, वर्णन कीजिए। तो ऑन व्हाट बेसिस हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन डन इन इंडिया, डिस्क्राइब। तो इसमें आप लिख देंगे, नंबर 1 है आरक्षित वन, नंबर 2 है रक्षित वन और नंबर 3 है अवर्गीकृत वन। तो इसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लेन भी करना है। मैं आपको यहाँ पे केवल बुलेट पॉइंट दे रही हूँ जिससे कि आप उसको आगे एलेबोरेट करके लिख सकते हो। तो आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP क्या है। वाई आर द ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिस्क्राइब। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद की गणना में क्यों शामिल किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा, किसी देश के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है वो GDP होता है। ठीक है, इसमें अर्थव्यवस्था की विशालता जो है ये दिखाता है और एक ही वस्तु के मूल्य की गणना बार बार ना हो, इससे बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंडगत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 30 है, सत्ता में साझेदारी के समर्थन में तर्क दीजिए। सत्ता में साझेदारी क्या होती है और सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूपों का भी वर्णन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया गया है, देखिए, give argument in support of power sharing and describe the various form of power sharing। तो बच्चों आपको पावर शेयरिंग पे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा जो है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। यानी पूरी की पूरी पावर एक व्यक्ति के हाथों में नहीं रहती और वो बंटने से जो है एक व्यक्ति तानाशाह नहीं होता है। दूसरा है, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। बहुसंख्यकवाद पर लगाम लगता है। सत्ता की साझेदारी जो है वो क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है और सरकार की वैधता बढ़ जाती है। एक व्यक्ति तानाशाह होकर सरकार नहीं चलाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर है इसी में, अथवा जो दिया गया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्षैतिज वितरण, विभिन्न सत्रों पर सत्ता का बंटवारा, विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा होता है, दबाव समूह और आंदोलन शासन को प्रभावित व नियंत्रित करने का तरीका है। उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें अधिक से अधिक नागरिकों की राजनीतिक सत्ता में क्या बनाया जाए, उनको हिस्सेदार बनाया जाए।
अगला क्वेश्चन है देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी इज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड, क्रिटिकली इवेलुएट द स्टेटमेंट। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी की कि जो है हर एक की ज़रूरत के लिए बहुत कुछ है लेकिन लालच के लिए जो है इतना नहीं है। ठीक है, ज़रूरत के लिए बहुत कुछ है, लालच के लिए जो है सफिशिएंट नहीं है। तो इसको इवेलुएट करना है। हाउ इज़ रिसोर्स प्लानिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, तो और में दिया गया है। हिंदी मीडियम में देख लेते हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी की लालसा की संतुष्टि के लिए नहीं है। संसाधन नियोजन जो है वो एक जटिल प्रक्रिया किस प्रकार है। तो गांधी जी की ये जो विचार हैं ये संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हाश के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। नंबर 4 थे संसाधनों के विवेकहीन उपभोग और अति उपभोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। उसके अलावा इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तर पर जो संसाधन है स्तर पर आएगा और संसाधन है उनका संरक्षण क्या है आवश्यक है। उसके बाद संसाधनों के नियोजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका आंसर करेंगे। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। भारत में संसाधनों की उपलब्धता में विविधता है। यह एक ऐसे प्रदेश भी है जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के साधनों की क्या है कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर संतुलित नियोजन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि किसी को बहुत ज़्यादा ना मिले और किसी को जो है बिल्कुल भी ना मिले। ऐसा बैलेंस करना ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज में प्रौद्योगिकी और संख्याओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में विकास संभव नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त जो है क्या करना है, नोट लिखना है। तो इंग्लिश मीडियम में इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट। और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के और में दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यवसायी वर्गों की भूमिका आपको बतानी है। सबसे पहले करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। अमृत के मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। मार्शल लॉ लगा हुआ था। 4th जनरल डायर के नेतृत्व में सिपाहियों ने क्या कर दिया था, अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। और नंबर 5 सैकड़ों लोग इसके अंदर मारे गए थे। उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा के बारे में करेंगे। व्यवसायी वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसका समर्थन किया था। वे भारतीय अर्थव्यवस्था और औपनिवेशिक नियंत्रण का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी। आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से उन्होंने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे रूप में देखते थे जहाँ औपनिवेशिक पाबंदियाँ नहीं होंगी और व्यापार और उद्योग निर्बाध से फल फूल सकेंगे। 33वां प्रश्न है जेब में रखा रुपया ये सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता है जिसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन के लिए हो सकती है। उदाहरणों के माध्यम से इस कथन की पुष्टि आपको करनी है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे इसको। देयर इज़ इनफ फॉर एवरी ये नहीं, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ठीक है, जो भी पॉकेट में पैसा रखा वो आपको जो है ऐसी सर्विस नहीं दे सकता जिससे आप जिंदा रह सको। जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। तो देखिए कथन सार्वजनिक सुविधाओं के संदर्भ में है। नागरिक कितनी भी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं पैसे से। इसके लिए आय जो है अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण, सामान्य व्यक्ति का धन प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। ठीक है, व्यक्ति का धन जो है वो प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं हो सकता। अगर उसको खाने के लिए बहुत अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं जितना, तो जब खाना शुद्ध नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा तो वो जो है पैसा किसी काम का नहीं होगा। अगर किसान अच्छी फसल वो ग्रो ही नहीं करेंगे। कुछ वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना जो है क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो पैसा जो है वो हमारी बेसिक नीड, हम केवल सार्वजनिक सुविधाएं तो खरीद सकते हैं लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं खरीद सकते। उसके अलावा है आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपको उनका वर्णन करना है। ठीक है, write the other factor other than income that play an important role in our life। तो लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि इन सभी के बारे में सोचते हैं। तो शिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता ये होनी चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, अच्छी इनकम के साथ साथ संक्रामक रोगों से मुक्ति जो है वो होनी चाहिए, सार्वजनिक सुविधाएं होनी चाहिए।
उसके बाद खंड अड़ा है, केस आधारित प्रश्न रहेंगे। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें देखिए, पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास जो है कैसा रहा, धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात जो है वो कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े खच्चर के जीन, बहुत सारी जो है अन्य सामान बनने लगे और नए कारखाने लगाए गए। तो भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात जो है वो कम क्यों हो गया? तीनों का आंसर देखेंगे। आयात कम क्यों हो गया, दूसरा ब्रिटिश कारखाने में किस तरह का उत्पादन हो रहा था, और युद्ध का भारतीय बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें देखिए, क्योंकि ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। दूसरा है युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तीसरा है ब्रिटेन से जो है आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया और नए कारखाने लगाए गए। तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम में इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती थी तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। एंड विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा जो है वो स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों ने अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर समझ होती है। इसी बात की अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों को अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतंत्र भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना, स्वशासन, ये एक अच्छा तरीका है। तो आपको इनके आंसर देने हैं कि विकेंद्रीकरण क्या है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र की बुनियादी विचार बताइए, और स्थानीय स्तर लोगों को भागीदारी बनाने से लोकतंत्र किस प्रकार मजबूत हुआ है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है, जब केंद्र व राज्य सरकार से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। कई मुद्दों और समस्याओं का निपटारा जो है वो स्थानीय स्तर पर अच्छे से ढंग से हो सकता है, इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है। और लास्ट का रहेगा, धन का सही जगह पर इस्तेमाल, चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग और लोगों की सीधी भागीदारी जो है ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे यहाँ से और फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। 31 क्वेश्चन है, सरकार को मानव विकास के किस पक्ष पर जोर देने की आवश्यकता है, ठीक है। मानव विकास के किस पक्ष पर सबसे ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। 36 क्वेश्चन, इन विच एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ देयर ए नीड टू टेक केयर ऑफ द गवर्नमेंट। कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, और भारत से कुपोषण दूर करने के क्या उपाय रहेंगे? तो इसमें आ जाएगा, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, भोजन और पोषण, ये सबसे मेन ज़रूरत है जो सरकार को अवेलेबल करानी है। मध्य प्रदेश में मृत्यु दर कम है। और तीसरे का रहेगा, खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना, रोजगार में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में वृद्धि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 2 स्थान अंकित हैं, ए और बी। तो आपको बताना है वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो कौन सा स्थान था? वो था मद्रास। और वह स्थान जहां गांधी जी ने नील कृषि के लिए सत्याग्रह आयोजित किया था वो था चंपारण। तो ए जो है मद्रास हो जाएगा और बी जो है चंपारण हो जाएगा। उसके साथ साथ देखते हैं इसी राजनीतिक रेखा मानचित्र पर ये आपको बनाने हैं। तो इसमें क्या है, सलाल बांध, टिहरी, राणा प्रताप सागर और तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताने हैं। ये विजुअल इम्पेयर्ड के लिए रहेगा। ये जो है आपको दिया गया है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लेंगे, सलाल डैम, टेहरी डैम, राणा प्रताप सागर एंड तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये मैप पे करेंगे तो इसमें देखिए ये यहाँ पे हो जाएगा सलाल बांध, सलाल डैम, ये टेहरी डैम है, और ए जो हमने किया था वो क्या है, चंपारण, ए चंपारण। उसके बाद यहाँ पे ये है गुजरात में राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बी हमने किया था, ये बी था चंपारण और ए था मद्रास, तो ये ए मद्रास, और यहाँ पे क्या है, तुंगभद्रा है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था बच्चों आपका एसएसटी का पेपर।
आई होप सभी बच्चों को पेपर समझ आया है। तो इसी पैटर्न पर बेटा बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं कि पेपर सेम नहीं मिला, पेपर सेम कैसे हो सकता है, आप बताइए। सेम पेपर नेक्स्ट जो है, ऐसे कि हम पहले पेपर कैसे बता सकते हैं? इतना ओपन पेपर थोड़ा ना घूमता रहता है कि आप कहीं से भी पेपर कलेक्ट कर लोगे, हम भी कैसे कर सकते हैं? तो बहुत बच्चों के कमेंट बार बार आते रहते हैं और मैं बार बार बताती रहती हूँ कि पैटर्न सेम होता है, बिल्कुल सेम इसी तरह का पेपर आएगा आपका, पैटर्न सेम होता है, ना कि क्वेश्चंस भी बिल्कुल ऐसे आएंगे। लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये PYQ जितने होते हैं उनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करने से बेनिफिट क्या होता है कि आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है कि इसको लिखना कैसे है, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सको। ठीक है, इसीलिए बार बार PYQs की प्रैक्टिस की जाती है, प्रैक्टिस पेपर लगाए जाते हैं। तो आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।